हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन देखेंगे वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के हमारे सिलेबस में दो लॉज है, एक है पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ। तो हम लोग उसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसका स्टेटमेंट होगा, डायग्राम होगा, डेरिवेशन होगा। आपके एग्जाम में 100% आस्किंग क्वेश्चन ये है। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये लॉ यूज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। So first of all, I would write the statement of this law. If two vectors of same type are represented in magnitude and direction by two sides of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of parallelogram starting from same point. Starting from same point. So this is students, this is the statement of our parallelogram law, जो बेसिकली ये लॉ जो है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। सो अभी हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं थ्रू द डायग्राम। सबसे पहले मैंने लिखा है इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। देखिए सेम टाइप का मतलब क्या होता है? सेम टाइप का मतलब है कि अगर आपने दो वेक्टर को ऐड करना है, हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टू वेक्टर्स जो आप दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम, वो सेम टाइप के होने मांगते हैं। सेम टाइप का मतलब होता है कि अगर आपका पहला वेक्टर फोर्स है तो दूसरा वेक्टर फोर्स ही होना चाहिए। अगर आपका पहला वेक्टर वेलोसिटी है तो दूसरा वेक्टर वेलोसिटी होना चाहिए। अगर पहला वेक्टर एक्सेलरेशन है तो दूसरा वेक्टर एक्सेलरेशन होना चाहिए। सेम टाइप का मतलब है इट मस्ट बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करो, फोर्स को फोर्स में ऐड करो, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में ऐड करो। डिफरेंट टाइप के नहीं मांगते। डिफरेंट टाइप मतलब यू कैन नॉट ऐड अ फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज नॉट अलाउड। सो जो भी दो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ऑब्वियसली अगर दो वेक्टर्स है तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट होंगे। हमने देखा था वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो पैरेललोग्राम में वो दो भी वेक्टर जो भी आपको ऐड करना है, मान लीजिए कि ये आपका पहला वेक्टर है p बार और मान लीजिए कि ये आपका दूसरा वेक्टर है q बार। ये दोनों सेम टाइप के वेक्टर है। मान लीजिए फॉर द टाइमिंग दोनों फोर्स के वेक्टर है। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है। सो दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसको पैरेललोग्राम के दो बाजू के साइड्स बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम बनाऊंगा जिसमें एक वेक्टर होगा आपका p बार और दूसरा वेक्टर आपका होगा q बार, और मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है उन दोनों वेक्टर की एडिशन।
जैसे दो नंबर को ऐड करते हो तो तीसरा नंबर मिलता है, जैसे दो स्केलर को ऐड करते हो तो स्केलर मिलता है, वैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलता है। तो दो वेक्टर की एडिशन का जो तीसरा वेक्टर है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, फाइनल वेक्टर, दोनों के एडिशन के वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। देन दे रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसे भी मैग्नीट्यूड होगा, उसे भी डायरेक्शन होगा, और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पहले तो आप क्या करो, ये दो वेक्टर्स को बाजू के साइड्स बना दिए तो आप एक पैरेललोग्राम कमिट करो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायगोनल। अब डायगोनल दो पॉसिबल है, एक ऐसा एक ऐसा। कौन सा डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट मतलब आपने जो दो वेक्टर्स को ऐड किया है वो दो वेक्टर्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, आपका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होना मांगता है। इसका मतलब यहां पे इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला डायगोनल होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट, आई विल से आर बार, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स p बार एंड q बार। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि r बार इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ p बार प्लस q बार। r बार इज नथिंग बट p बार प्लस q बार। तो अब अभी हम लोग को यहां पे टोटल दो फॉर्मूलेस डिराइव करने हैं। कौन से दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स, आपको जो दो वेक्टर्स ऐड करने हैं उनके मैग्नीट्यूड पता होते हैं, तो आपको P पता होगा क्या है, Q पता होगा क्या है, दोनों के बीच में का एंगल थीटा पता होगा। आपको दो चीजें नहीं पता होगी, जो दो वेक्टर ऐड करेंगे फाइनल वेक्टर मिल रहा है वो जो रिजल्टेंट है, वेक्टर है तो उसे मैग्नीट्यूड है, उसे डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट का ना हमें मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन पता है। तो दो वेक्टर ऐड करने के बाद उसका फाइनल रिजल्टेंट जो है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनके दो फॉर्मूलेज हमें अभी डिराइव करने हैं डेरिवेशन में। और वो दो फॉर्मूलेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स समझने के लिए, जैसे मैंने इससे पहले बोला था, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डायरेक्शन निकालना मतलब फिजिक्स में क्या निकालना होता है, देखिए फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल कहां से, ये रिजल्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं रिजल्टेंट, ये हॉरिजॉन्टल मानते हैं हम लोग, अगर मैं बोलता हूं रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पे है तो समझना ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 डिग्री मान लो ये डायरेक्शन, 90 डिग्री ये डायरेक्शन, 120 ये, 180 ये। तो फिजिक्स में डायरेक्शन निकालना मतलब स्टूडेंट्स एंगल निकालना होता है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना मतलब हॉरिजॉन्टल से हम लोग उसका एंगल निकालते हैं। फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग दैट एंगल टू बी अल्फा। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब आर निकालना है, और डायरेक्शन निकालना है मतलब ये अल्फा एंगल निकालना है। तो अभी हमें एक डेरिवेशन करना है, उस डेरिवेशन में हमें ये आर और अल्फा के फॉर्मूलेज डिराइव करने हैं। और वो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप आगे जाके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। सो स्टेटमेंट के पास हम लोग बाद में आ जाते हैं, वापिस डेरिवेशन चालू कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद डेरिवेशन। सब लोग प्रॉपरली ध्यान दो। डेरिवेशन डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, हर एक मैथमेटिकल स्टेप को आपको समझना है प्रॉपरली। फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो what I will do, I'll first read out the diagram। ये मेरा P बार है और ये मेरा Q बार है, ये मेरा पैरेललोग्राम है, कंप्लीट हो गया। दोनों के बीच में का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट को हम लोग आर बार से रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। अब हमें स्टूडेंट सबसे पहले आर कैलकुलेट करना है, आर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग, अगर ये वेक्टर क्यू बार है तो मैग्नीट्यूड वाइज इसको क्या लिखेंगे, क्यू। थीटा और क्यू में कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा है ये क्यू है, बार मैंने नहीं लिखा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अब आर डिराइव करने के लिए आप क्या कीजिए, हर एक स्टेप का प्रॉपर समझे। इस पी बार वेक्टर को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दीजिए और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। नेमिंग कीजिए A B C
डी ई। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एंगल थीटा, अगर ये दो साइड्स पैरेलल है और अगर ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि ये भी एंगल क्या है, थीटा है। अब जो ट्रायंगल आपको बोला जाएगा आपको उसके पास ध्यान देना है, हर एक स्टेप को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। डेरिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम लोग आर को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल देखो, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी देखो। इस ट्रायंगल में आप लोग साइन थीटा अप्लाई करो। तो स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है बच्चे लोग? अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? सी डी। हाइपोटेनियस कितना है? बी डी। बी डी की वैल्यू कितनी है? क्यू। बार नहीं लिखना है, बार लिखा मतलब वेक्टर हो गया। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ये लेंथ चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिर्फ क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बात हुई थी हमारी। तो यहां से सी डी का वैल्यू कितना मिल गया? क्यू साइन थीटा। इसे कहिए इक्वेशन 1। ओके, आप साइन लगाया तो इस ट्रायंगल में ही, सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस, तो वो कितना हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाय Q। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा BC कितना निकल के आएगा? Q इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको डाउट आ जाएगा कि सर ने BC और CD क्यों कैलकुलेट किया? आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि उसका यूज है। अब आपको R कैलकुलेट करना है। R कौन से ट्रायंगल में? देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में R है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो सब लोग, ट्रायंगल कौन सा देखेंगे? ADC, राइट एंगल ADC देखो। 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल, अब डायग्रामेटिक से देखो, AC को क्या लिखोगे? AB प्लस BC। तो AC को क्या लिखोगे आप लोग? AB प्लस BC द होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब A प्लस B द होल स्क्वायर जैसे एक्सपेंशन करो। 10th में आपने पढ़ा A प्लस बी द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो उस हिसाब से यहां पे क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू BC प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अच्छा, अब जरा यहां पे देखो, यहां पे क्या है? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जरा वो छोटा ट्रायंगल डायग्राम में वापस देखो, BCD, वो जो छोटा ट्रायंगल BCD दिख रहा है उसमें पाइथागोरस अगेन अप्लाई करोगे आप ये छोटे ट्रायंगल में, तो क्या बोलोगे आप? CD स्क्वायर BC स्क्वायर इज BD स्क्वायर। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को आप लोग BD स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हो फ्रॉम छोटा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC प्लस, अब BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को क्या लिखेंगे? BD स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा आपका BD स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? हर एक की वैल्यू डायग्राम से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो देखो AD की जगह आपको क्या दिखेगा? AD इज व्हाट? R। तो यहां पे आएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है डायग्राम में? P। तो यहां पे कितना आएगा? P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ABP था। BC ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2। व्हाट इज BC की वजह यहां पे रिप्लेस कीजिए तो क्या दिखेगा? Q cos थीटा। तो BC की जगह आपने क्या लिखा? Q cos थीटा प्लस BD स्क्वायर। व्हाट इज BD देखो Q है तो यहां पे क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर
बस अभी क्या कीजिए, इसी को ही प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, ये आर स्क्वायर आया है तो रूट लेना पड़ेगा। तो यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि यहां पर रूट और स्क्वायर तो से काट दूं, तो ये विचार मन में ही रखना, प्लस में हम लोग रूट को स्प्लिट कर सकते नहीं है। तो यही आपका फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। चलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जरा एक बार रिमाइंड करते हैं क्या फॉर्मूला मिला था, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब हम लोग जा रहे हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन ढूंढने के लिए। सो अब हम लोग लिखते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब हम लोग को अल्फा कैलकुलेट करना है। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा निकालने के लिए वापस हमारी कुछ इनिशियल स्टेप सेम ही रहेंगे। ट्रायंगल बीसीडी देखो, छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें आप लोग साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ से सी डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, क्यू साइन थीटा। लेट्स कॉल दिस एज अगेन अवर इक्वेशन ऑफ 1। उसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा लगा देंगे एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस, तो वो कितना आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ से आपका बी सी कितना कैलकुलेट करके आया, बी से आया क्यू इंटू कॉस थीटा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। नाउ अभी आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ACD देख लीजिए। तो ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल ACD में अगर हम लोग ट्रायंगल ACD, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग ACD लिख देते हैं, तो यहां पे अगर हम लोग tan अल्फा लगा देते हैं, tan अल्फा, tan क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, CD। तो यहां पे आएगा CD। एडजेसेंट साइड कौन सा है, AC। तो यहां पे आएगा CD डिवाइडेड बाय AC। Now tan अल्फा इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय AC। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। सो AC को हमने क्या लिखा, AB प्लस BC। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू CD का वैल्यू हमने निकाला है Q साइन थीटा। तो ये CD का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे Q साइन थीटा अपॉन AB का वैल्यू कितना है, डायग्राम में देखो AB कितना है, P प्लस BC कितना है, Q cos थीटा। तो हम लोग को यहाँ से tan अल्फा मिल गया, बट हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा। तो जब भी tan वहां पे जाएगा तो उसे लिखते हैं tan इनवर्स। तो यह आएगा tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। ये हो गया आपका अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्फा। वापस एक बार देखते हैं अल्फा कैसे मिला। CD और BC तो हमने ऑलरेडी निकाला था। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा लगाया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। AC को हमने क्या लिखा, AB प्लस BC। सारे वैल्यू CD की BC की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस किया, ये BC का वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस किया, CD BC का रिप्लेस किया, AB का P रिप्लेस किया। यहाँ से हमें tan अल्फा मिला। हमें अल्फा चाहिए तो tan वहां पे गया तो उसे बोलते हैं tan इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके पास दो फॉर्मूले R और अल्फा कैलकुलेट करने के। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में, आपके कॉलेज के एग्जाम में मान लो पैरेललोग्राम लॉ लिखने को आता है, तो स्टेट पैरेललोग्राम लॉ, derive an expression for resultant amplitude, resultant magnitude and direction, तो आपको ये सब लिख के आना है।
ओके, ये आपका आर अल्फा का फॉर्मूला है और लास्ट टाइम जो बनाया था वो हमारा आर का फॉर्मूला था। नाउ आफ्टर दिस के नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी, प्रॉब्लम्स में काम में आएगी और जेई और नीट एग्जाम में ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग स्टडी करने जाते हैं स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? देखो, जब भी हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एंगल 0, 30, 45, 60, 90, 180, 120 कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई डेरिवेशन के कंसेप्ट सीखते हैं, तो कुछ ऐसे एंगल्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो एंगल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार आप पैरेललोग्राम लॉ का बेसिक एडिशन का जो रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा है, ये फॉर्मूला यूज करने के अलावा अगर हमने वो स्पेशल एंगल के रिजल्ट ही अगर याद कर लिए तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम लोग उसी सेक्शन में देख रहे हैं कि स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन, जो केसेस आपको फिजिक्स में बार बार आएंगे। तो कौन से 3 एंगल्स है जो फिजिक्स में बार बार आते हैं? कौन से ऐसे 3 एंगल है जो फिजिक्स में हम लोगों को बार बार मिलते हैं? देखते हैं। तो स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग पहला केस देखते हैं, केस 1, जहां पे दो वेक्टर के बीच में का एंगल 0 है। देखिए, दो वेक्टर के बीच में का एंगल 0 हुआ, इसका मतलब आपका एक वेक्टर p बार ऐसे हुआ और एक वेक्टर आपका दूसरा ऐसे हुआ। इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल 0 है बिकॉज वो पैरेलल है। पैरेलल है तो बीच में का एंगल 0 है। तो जब भी थीटा 0 है मतलब वो दो वेक्टर्स कैसे हो गए? पैरेलल। ठीक है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हमने स्पेशल केस क्या लिया है कि दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो थीटा की जगह कितना डालेंगे यहाँ पे? 0। सो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 0 डिग्री। और स्टूडेंट, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू इंटू 1 तो है तो लिख देंगे। अरे लेकिन ये रूट, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq क्या है? ये तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर है ना। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू द होल स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड रूट कैंसल। तो आपका रिजल्टेंट कितना मिल गया? p प्लस क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो रिजल्टेंट सिंपली दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है। क्या समझा आपने? एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है 2 kg का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इधर, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का इधर। ये F1 है मान लीजिए, ये F2 है मान लीजिए। अगर मुझे इन दोनों का नेट फोर्स लिखना है, नेट मतलब रिजल्टेंट, तो कैसे दो वेक्टर्स है? पैरेलल है। स्पेशल केस क्या पढ़ा है? जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट एडिशन कर देना है। तो पैरेलल के केस में ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 विच इज नथिंग बट 30 न्यूटन। ओके। और डायरेक्शन कहां पे होगा? दो वेक्टर्स जो जिनको ऐड करें वो जिस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये रही आपकी पहली केस उसके एग्जांपल के साथ। तो केस 1 में आपने सीखा कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल है, रिजल्टेंट दोनों का सम होगा। नॉर्मल सम डायरेक्ट p प्लस क्यू करना है। जैसे ये 10 और 20 पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट 30 होगा। जैसे नंबर ऐड करते हैं वैसे सिंपली ऐड करना है। मतलब पैरेलल के केस में वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में कोई फर्क नहीं, नो चेंज, यू कैन सी। केस 2 थीटा इज 180 डिग्री।
थीटा 180 डिग्री मतलब कौन सा केस रहेगा स्टूडेंट्स? एंटी पैरेलल, वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। 180 का मतलब है एंटी पैरेलल, मतलब अगर एक वेक्टर p बार आपका ऐसा है तो दूसरा वेक्टर q बार आपका ऐसा है। तो देखते हैं उस केस में क्या रिजल्ट मिल रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा के जगह 180 डालेंगे, टाइम पास नहीं, कॉस 180 -1 होता है। ये छोटी छोटी बातें मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की आपको पता होनी चाहिए। सो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस को पहले लिख देते हैं तो -2pq कॉस थीटा, कॉस थीटा तो चला गया, -2pq cos थीटा चला गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखिए जरा, ये क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -2pq किसका फॉर्मूला है? p माइनस क्यू का फॉर्मूला है। तो यहां से रिजल्टेंट आया p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इट आउट। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना बन गया? वो बन गया p माइनस क्यू। p माइनस क्यू लिखो जब p बड़ा है q से, या आप इसको q माइनस p लिखो अगर q बड़ा है p से। इट इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। मतलब क्या सीखा आपने? कि जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तो उनके वेक्टर एडिशन करते वक्त रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता है। मतलब मैं एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल से फिजिक्स समझा जाता है। मान लीजिए ग्राउंड है, एक ब्लॉक है 2 kg का, कितने kg का मैटर नहीं करता है। एक फोर्स यहां लग रहा है मान लीजिए 15 न्यूटन, और एक फोर्स यहां लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन। अब ये दो वेक्टर्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल है, 120 का एंगल है, एंटी पैरेलल है। सो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स विल बी, अभी भी सीखा, सब्ट्रैक्शन करना है। एंटी पैरेलल में रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन होता है, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? 15, छोटा कौन है? 5, विच इज नथिंग बट 10 न्यूटन। इसका मतलब एंटी पैरेलल के केस में जो रिजल्टेंट होगा वो 10 न्यूटन होगा इस केस में। और डायरेक्शन हमेशा जो बड़ा वेक्टर होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है उसकी तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो 10 न्यूटन होगा उसका डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। मतलब आपका नेट फोर्स जो है वो इस तरफ होगा और उसकी वैल्यू 10 न्यूटन होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस केस। तो केस 1 0 पैरेलल, केस 2 180 एंटी पैरेलल। अब इसमें हमारा नेक्स्ट केस जो बनता है वो है थर्ड केस, विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। केस 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। केस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 का मतलब है कि दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हो वो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे में 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि एक वेक्टर आपका p बार ऐसे है तो दूसरा वेक्टर आपका ऐसे होगा। देखते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0। अगर ये टर्म 0 तो ये कंप्लीट टर्म 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बन गया? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये रिजल्ट कोई आपके लिए नया नहीं है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। और 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम ही तो आएगा। तो देखो एग्जैक्ट फिजिक्स के मैथमेटिक्स, मैथ्स से मैथमेटिक्स से मैच हो गई। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में कोई अलग रिजल्ट, मैथ्स में कोई अलग रिजल्ट। मतलब क्या सीख रहा आपने? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये कोई 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग गया 4 न्यूटन का इधर और एक फोर्स लग गया 3 न्यूटन का इधर। दो वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो कंसेप्ट क्या सीखा? जो रिजल्टेंट है वो होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट 5। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट दोनों का 5 न्यूटन।
और कहां पे होगा, कहां पे होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, डायगोनल ड्रॉ करो, ये होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन 5 न्यूटन, ये होगा आपका नेट फोर्स। तो ये 3 स्पेशल केसेस, एंटी पैरेलल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये 3 केसेस फिजिक्स में बार बार आएंगे। तो हर बार आपको बेसिक फॉर्मूले के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपके पास रहेंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने स्पेशल केसेस देख लिए कि थीटा 0, 90, 180 इन 3 एंगल के लिए आपका रिजल्टेंट का रिजल्ट क्या आता है। ओके, अब लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला जो हम लोग को लगेगा, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप दिमाग में फिट कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले की अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट है। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्पेशल केस को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा था कि थीटा 0, 180 और 90 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट क्या आता है। नाउ व्हेन स्पेशल केस में और आगे के स्पेशल केस है कि जब दो वेक्टर्स जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होते हैं, जिन दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनके अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसमें 5 स्पेशल केसेस, 5 ऐसे एंगल्स हैं जिनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, जो आगे एंट्रेंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बार बार काम में आते हैं। सो देखते हैं क्या रिजल्ट्स है। स्पेशल केसेस व्हेन वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q। देखिए, हमने स्टडी किया था कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। Now if P and Q are equal, so R equal to अंडर रूट ऑफ P और Q अगर इक्वल है सो P स्क्वायर प्लस Q के जगह P लिखेंगे तो P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q के जगह P रिप्लेस करेंगे इंटू कॉस थीटा। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हम लोग 2P स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अभी हमने देखा था कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2P स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या मतलब, अंडर रूट में 2 इंटू 2 4 है तो उसका रूट 2 आ जाएगा, P स्क्वायर का रूट P आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हम लोग को मिल गया 2P cos थीटा बाय 2। सो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हम लोग ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो आपका जो जनरल फॉर्मूला है, वो इस फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाता है। नाउ अब जैसे मैंने बताया कि 5 ऐसे एंगल्स हैं जिनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। कौन से एंगल से देखो, व्हेन थीटा इज फर्स्ट 0 डिग्री, देन थीटा 0 के केस में क्या होगा देखो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2P, थीटा की जगह 0 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा 2P के इक्वल आती है। सो व्हेन थीटा इज 0 रिजल्टेंट आपका 2P के इक्वल होगा। नाउ ये आपका पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल जब आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री है। सो
आपका रिजल्टेंट कितना होगा, 2p थीटा की जगह 60 डालोगे तो 30 आ जाएगा ना। cos 30 कितना होता है, √3/2। सो 2p इंटू √3/2 करोगे यहाँ पे तो 2 and 2 कट जाएगा और यहाँ से हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √3p। सो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे और एंगल 60 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट √3 बोल सकते हैं। तीसरा एंगल जो आपको पता होना चाहिए, थीटा जब आपका 90 डिग्री है तो आपका रिजल्टेंट जो है R इक्वल टू 2p कॉस कितना डालेंगे, यहाँ पे 90 डालेंगे तो 45 हो जाएगा ना। हाउ मच इज कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि √2 एंड 1/√2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक √2 बच गया। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ गया, √2 इंटू p के बराबर आ गया। तो जब भी दो वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका √2p होगा। फोर्थ केस, जब थीटा आपका 120 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, 2p यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री, क्योंकि थीटा आपने 120 डाला। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2p, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो यहाँ पे आएगा 1/2, तो 2 कैंसिल आउट, रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, p। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट p के इक्वल आता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद करने हैं, जो आपको बार बार काम में आएंगे, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको स्टडी करो तो प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एंगल है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। सो व्हेन योर थीटा इज 180 डिग्री, आपका जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा 2p cos 90। अब cos 90 कितना होता है, 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो आपका रिजल्टेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। इसका मतलब जब भी ये पांच एंगल्स के रिजल्ट अगर आपको याद हो तो वेक्टर एडिशन का कोई भी सवाल आप वेरी इजीली कर सकते हो जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे कि जब आपका थीटा या तो 0 डिग्री हो, फिर आपका थीटा आएगा 60 डिग्री, फिर आपका थीटा आएगा 90 डिग्री, फिर आपका थीटा आएगा 120 डिग्री एंड देन आपका थीटा आएगा 180 डिग्री। तो इन सब केसेस में आपके रिजल्टेंट के रिजल्ट क्या होते हैं वो अगर आपको याद हो तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और आपके आंसर जल्दी आना चालू हो जाएंगे। सो व्हेन थीटा इज 0 व्हाट इज द रिजल्टेंट, 2p। When theta is 60, what is the resultant, √3p. When theta is 90, what is the resultant, √2p. When theta is 120, what is the resultant, p. And when theta is 180, the resultant comes out to be 0. तो ये टेबल अगर आपको याद होता है प्रॉपरली तो कोई भी सवाल आपका गलत जाएगा नहीं और काफ़ी फास्ट आप कोई भी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो ये रहे आपके स्पेशल केसेस जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो रिजल्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है 2p cos θ/2 में, और आपके 5 स्पेशल एंगल्स 1, 2, 3, 4, 5 आपके जो 5 स्पेशल एंगल्स है उनके लिए करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको टिप पे रखना है, ये आपको आगे बहुत काम में आएंगे। नाउ आफ्टर दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ। नाउ आफ्टर स्टडिंग पैरेललोग्राम लॉ अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे ट्रायंगल लॉ। तो जैसे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है तो उसी प्रकार से ट्रायंगल लॉ भी एक लॉ है जो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। सो लेट्स स्टडी ट्रायंगल लॉ। नाउ व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? नेक्स्ट लॉ इज आवर ट्रायंगल लॉ। Triangle law. First of all, I will write the statement. If two vectors of same type are represented in magnitude and direction
by two sides of triangle taken in order then their resultant is represented in magnitude and direction by third side of triangle drawn from starting point of first vector to ending point of last vector we can say second vector. Now let's try to understand the statement by taking some example. देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, तो उसी प्रकार से हमारे पास और एक लॉ है ट्रायंगल लॉ भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। सो ट्रायंगल लॉ को क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है क्यू बार और ये आपके पास एक दूसरा वेक्टर है पी बार। सो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, तो हमने देखा था सेम टाइप का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम हमने पैरेललोग्राम लॉ में ही देखा था कि सेम टाइप का मतलब है कि अगर एक वेक्टर वेलोसिटी का है तो दूसरा वेक्टर भी वेलोसिटी का होगा, अगर पहला वेक्टर फोर्स का है तो दूसरा वेक्टर भी फोर्स का होगा। सेम टाइप का मतलब है दोनों वेक्टर सेम टाइप होने मांगते हैं। वेक्टर है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उनको ट्रायंगल के दो साइड्स बना दो। टेकन इन ऑर्डर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि बैक टू बैक होने चाहिए, दूसरे का टेल और पहले का हेड मैच होना चाहिए। मतलब क्या, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, तो मैंने मान लो इसको पी बार बना दिया तो इसको क्यू बार बनाएंगे। तो देखो क्या ये वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड से यहां है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड मैच होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड मैच होना चाहिए। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि दो वेक्टर्स ऐसे बैक टू बैक होने चाहिए, एक वेक्टर ऐसा नेक्स्ट वेक्टर ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज टेकन इन ऑर्डर। तो जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उनको ट्रायंगल के दो साइड्स बनाओ, ऑर्डर में होने मांगते हैं। रिजल्टेंट, देन द रिजल्टेंट का मतलब होता है कि दोनों के एडिशन का रिजल्ट भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड, ये तीसरी साइड होगी रिजल्टेंट की। कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड। मतलब पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो यहां से यहां पॉइंट करने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट आर बार। तो क्या समझा, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार। लिखेंगे कैसे, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार। तो आर बार इज नथिंग बट पी बार प्लस क्यू बार। ये हम लोगों का दो वेक्टर का एडिशन लिखने का तरीका है। अब देखो, अगर आप ठीक से देखोगे यहां पे ट्रायंगल लॉ में हम लोग को कोई डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, बिकॉज ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम ही है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वगैरह जो हमने देखा था। तो ट्रायंगल लॉ में आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल। तो मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूं, मान लो कि ये एक वेक्टर है आपका, लेट्स से ए बार,
ये वेक्टर आपका मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी बार, अगर हमने इसे को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है तो क्या करना, इन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के साइड्स बना दो, ऑर्डर में ले लो। तो ये वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया, ये मेरा ए बार हो गया। आप गलती मत करना, बी बार को यहाँ पे बनाएंगे तो ऑर्डर में नहीं रहेंगे, बी बार को आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये आपका बी बार है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि ए बार प्लस बी बार का रिजल्टेंट ये होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट तक ऐसे दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका आर बार। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आर बार। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ट्रायंगल लॉ में हम लोग को कोई डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला जो है वो सेम है पैरेललोग्राम लॉ जैसा ही। क्योंकि अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज बताने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। अगर ट्रायंगल लॉ को थोड़ा अंदर से देखोगे तो वो इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ ही है। कैसे, थोड़ा विजुअलाइज करते देखते। पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम कैसे बन रहा था, पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स हम लोग ऐसे बना रहे थे, फिर ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, फिर ये हमारा रिजल्टेंट था ऐसे। अब आप क्या करो, ये वाला साइड को रफ करो, ये वेक्टर को इधर ऐसे पैरेलली बना दो। तो आप देखोगे ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो वेक्टर है, बाकी ऊपर का साइड हटा दोगे तो ट्रायंगल लॉ ही तो दिख रहा है। तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ का ही एक दूसरा वर्जन है, ऐसा समझो, एक दूसरा पार्ट है, कोई अलग लॉ नहीं है, बस उसका स्टेटमेंट अलग लैंग्वेज में लिख के दिया है। इसलिए फाइनल, इसके लिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, फाइनल रिजल्ट सेम ही है। ओके, तो वापस एक बार स्टेटमेंट समझते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप का मतलब है कि पहला वेक्टर फोर्स का है तो दूसरा भी फोर्स, पहला एक्सेलरेशन दूसरा भी एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंटेड इन मैक्सिमम डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो उनको ट्रायंगल के दो साइड्स बना दो, टेकन इन ऑर्डर मतलब दूसरे का टेल पहले के हेड से मैच होना मांगता है। तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन बना दो, एक वेक्टर बना दो, और वही उन दोनों का रिजल्टेंट होता है, वही उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो आपका आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, ऐसे उसे लिखते हैं। ओके, नाउ फिर हम लोग को देखना है कि जो वेक्टर एडिशन होता है, ओके, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक वो कुछ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी में हम लोग को दो लॉ पढ़ते हैं, वो वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज है। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम लोग दो लॉ को पढ़ेंगे, और से पढ़ेंगे नहीं तो उसको प्रूव भी करेंगे। ओके, चलो, तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि आप पी बार वेक्टर को क्यू बार वेक्टर में ऐड करो या क्यू बार वेक्टर को पी बार वेक्टर में ऐड करो, दोनों का मतलब सेम है। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या बोलना है कि पी बार को क्यू बार में ऐड करो या क्यू बार को पी बार में ऐड करो, सेम ही आता है। चलो इसको प्रूव करते हैं, लेट्स प्रूव इट। प्रूफ, मान लो कि ये आपका वेक्टर पी बार है और ये आपका दूसरा वेक्टर क्यू बार है। तो अभी अभी हमने ट्रायंगल लॉ सीखा है, लेट्स अप्लाई इट। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये आपका आर बार कहलाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, पी बार प्लस क्यू बार इज आर बार। सो बाय ट्रायंगल लॉ आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कीजिए, यही चीज को दूसरे एंगल से विजुअलाइज कीजिए। इस वेक्टर को यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर ऐसे बना दीजिए, ये आपका पी बार हो गया। यहां से इसको पैरेलल वेक्टर ऐसे बना दीजिए, तो ये आपका क्यू बार हो गया। अब आप क्या कीजिए, ट्रायंगल लॉ को ऊपर के ट्रायंगल से ऑब्जर्व कीजिए। तो यहां से क्या दिखेगा, क्यू बार प्लस पी बार इज आर बार, क्यू बार प्लस पी बार इज आर बार। यहां से देखोगे तो पी बार प्लस क्यू बार इज आर बार, यहां से देखोगे तो क्यू बार प्लस पी बार इज आर बार। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या लिखेंगे, आर बार इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। ये आपका इक्वेशन 2 होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है,
यहां से ये क्लियर हो रहा है कि पी बार को क्यू बार में ऐड करो या क्यू बार को पी बार में ऐड करो, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है। तो इसलिए हम लोग इन दोनों से यहां से फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि ऐड पी बार को क्यू बार में या क्यू बार को पी बार में, दोनों से रिजल्ट सेम मिलता है। ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ आफ्टर स्टडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है देखो, इनको बोलना है कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए बार और बी बार ऐड करके सी बार ऐड करो या बी बार प्लस सी बार ऐड करके ए बार ऐड करो, दोनों का रिजल्ट सेम है। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलना है, ए बार को बी बार में ऐड करके फिर सी बार ऐड करो या बी बार को सी बार में ऐड करके ए बार ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो, ये लो ए बार, ये लो बी बार, ये लो सी बार, ये ए बार, ये बी बार, ये सी बार। लेट्स प्रूव। और यहां पे हम लोग वापस सेम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ये मान लीजिए आपका ए बार, ये बी बार, ये सी बार, ये ए बार, ये बी बार, ये सी बार। अब प्रूव करते इस प्रॉपर्टी को, कैसे विजुअलाइज करेंगे स्टूडेंट देखो, ए बार प्लस बी बार, तो ये होगा आपका वेक्टर कौन सा, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार वेक्टर बराबर है ए बार प्लस बी बार इज ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बार प्लस बी बार का रिजल्टेंट। अब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यही तो आपका फाइनल रिजल्टेंट आर बार होगा। अब ठीक से देखिए, मैंने क्या किया, तीन वेक्टर थे, पहले इन दोनों को जोड़ा, ए बार और बी बार को जोड़ा तो ये वेक्टर मिला। क्या वेक्टर बोला उसको, ए बार प्लस बी बार, एक सिंगल वेक्टर। फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को सी बार में जोड़ा तो उसको आर बार बोल दिया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, आर बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार, मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस सी बार। ओके, अब वहां पे विजुअलाइज करेंगे तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका बी बार और सी बार है, देखिए बी बार सी बार, तो फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, विच इज नथिंग बट बी बार प्लस सी बार, एक सिंगल वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से बी बार प्लस सी बार इज बी बार प्लस सी बार। नाउ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज नथिंग बट योर आर बार ओनली, इज नथिंग बट योर आर बार ओनली। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 बोल दिया। यहां पे हमने क्या किया था, ए बार को बी बार में ऐड किया था और उसके रिजल्ट को सी बार में ऐड किया तो भी हमको आर बार मिला। यहां पे हमने क्या किया, बी बार को सी बार में ऐड किया और उसके रिजल्ट में ए बार ऐड किया तो भी हमें आर बार ही मिला। इसका मतलब ए बार को बी बार में ऐड करके फिर सी बार ऐड करो या बी बार को सी बार में पहले ऐड करके ए बार ऐड करो, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो हमने प्रूव किया कि ए बार प्लस बी बार ऐड करके सी बार ऐड करो या बी बार प्लस सी बार ऐड करके ए बार ऐड करो, दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम होता है। तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो बेसिकली ये वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनको हमने विद प्रूफ समझा। तो ये कंप्लीट आपके वेक्टर एडिशन का पूरा एक हम बोल सकते हैं कि कंसेप्ट हो जाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ को क्या बोलना है कि जब भी आप दो वेक्टर्स ऐड करते हो तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो कहां से चालू होगा, जिन दो वेक्टर को जोड़े उनके कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा। उस डेरिवेशन में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाया था R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p q cos थीटा, और अल्फा का डेल्टा का अल्फा का फॉर्मूला बनाया था tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। और ट्रायंगल लॉ में हमने देखा कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स बना दीजिए तो जो थर्ड साइड है उसका रिजल्टेंट होगा।